मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीविट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ये चौथा लेक्चर है, चौथा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ये तीसरा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे पहले कि हम अपना चैप्टर शुरू करें और आज का लेक्चर शुरू करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम जान लें कि है क्या। प्रोडक्शन के बच्चे जो हैं MOS में यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और सिविल के बच्चे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एक शब्द ये लगा हुआ है, इनर्शिया। आप जरा इस इनर्शिया शब्द पर गौर करें। ये इनर्शिया है क्या? इसके पहले ये शब्द आपने डिप्लोमा में आने से पहले कब पढ़ा था? ये शब्द आपने डिप्लोमा में आने से पहले साइंस में पढ़ा था, एंड दैट वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के 3 नियम थे। उन 3 नियम में जो सबसे पहला नियम था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का काम है क्या? देखिए, इनर्शिया का काम है किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करना, टू रेजिस्ट एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। साइंस में जो आपने पढ़ा, उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर की अप्लाइड फिजिक्स 1 में जो पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें मास m×r² था, वो भी इनर्शिया था, और यहां जो हम पढ़ेंगे वो भी एक इनर्शिया ही है। अब इनर्शिया है क्या? जब हम ये बात को समझ चुके हैं कि इनर्शिया इज अ सॉर्ट ऑफ change to oppose the any change, and that is the inertia. अब यहां पर inertia की हम पहले बेसिक डिफिनेशन समझेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। देखिए, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको I से डिनोट किया जाता है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय I, एंड दिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ मूवमेंट। ये क्या मतलब है? ये क्या सर ने लिख दिया, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट। अब जरा इसको देखते हैं कि ये क्या है। मूवमेंट का मतलब, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने m×r पढ़ा था, तो मूवमेंट मीन्स एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हेन गेट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इट बिकम्स अ मूवमेंट। सो मूवमेंट का मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे वो मास के साथ भी हो सकता है या वो एरिया के साथ भी हो सकता है। सो फॉर एनी मूवमेंट, एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस इट बिकम्स अ मूवमेंट। मास इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस, और बहुत कॉमन जो आपने पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ऑल दीज आर द मूवमेंट्स, यानी ये क्या है? सब मूवमेंट्स हैं। मास का मूवमेंट, एरिया का मूवमेंट और फोर्स का मूवमेंट। तो फिर ये वाला मूवमेंट क्या है? ये वाला मूवमेंट है, इस पूरे मूवमेंट का एक बार फिर से मूवमेंट ले लिया जाए, यानी इस मूवमेंट का एक बार डिस्टेंस से पुनः एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। Therefore, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, यानी ये जो वैल्यू है, सपोज करिए हमने a×r कर दिया, तो ये मूवमेंट यहां पर आ गया। इस मूवमेंट का फिर से मूवमेंट लेना है, यानी कि r। तो इस मूवमेंट की वैल्यू का फिर से अगर मूवमेंट ले लिया जाए, तो ये वैल्यू, तो मूवमेंट की वैल्यू आ गई, एक बार हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये बन गया a इंटू आर स्क्वायर, दिस a इंटू आर स्क्वायर, यानी कि जब मूवमेंट का हमने एक बार फिर से मूवमेंट ले लिया, दिस बिकम्स द a इंटू आर स्क्वायर एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा था? m इज इक्वल टू I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। यहां आपने क्या पढ़ा? I इज इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर इसको कहेंगे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहेंगे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और F इंटू आर तो मूवमेंट आप जानते ही। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको एकदम समराइज करें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, पहले मूवमेंट का दूसरी बार मूवमेंट लिया गया, यानी कि दिस इज नोन एज सेकेंड मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, जिसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया या मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ एरिया, एंड दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय, इसी को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज a इंटू आर स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बात समझ में आ गई, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। नाउ दिस मूवमेंट इज, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, अगर हम मीटर में चल रहे हैं, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है तो मीटर का फिर से स्क्वायर हो जाएगा। Therefore, the unit of the moment of area, that is the I is equal to a into r square, is what? मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, या और अगर सेंटीमीटर्स में होगा so this will be सेंटीमीटर स्क्वायर। So dimension या unit of the length raised to the power 4, ये स्क्वायर नहीं होगा, raised to the power 4 होगा, and this is मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, द यूनिट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपको यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, दिस इज द एरिया इनटू आर स्क्वायर। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम ये जानेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सी। नाउ सपोज करिए ये कोई XY प्लेन है, इस XY प्लेन में ये कोई एक एरिया है, से एरिया A। इस एरिया A का ये रहा इसका सेंटर, सो दिस लेट दिस इज द सेंटर ऑफ दिस एरिया। और अगर हम इस सेंटर से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर। सिमिलरली अगर हम यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एरिया। जब कभी हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद हमें उस एरिया का सेंटर लोकेट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालने के लिए जो बेसिक चीज है, हमको एरिया का ज्ञान होना चाहिए, उस एरिया का सेंटर पता होना चाहिए, और उस एरिया की सेंटर से जिस एक्सिस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस से उस सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो अब इस एरिया का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस हो जाएगा एरिया इनटू एक्स एक्सिस से इस एरिया की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट? y। तो बस r की जगह पर y आ गया,
So this is the moment of inertia of this area about the x-axis. Similarly, moment of inertia about the y-axis would be a into x square. Therefore, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें एक्स एक्सिस पे निकालना है तो एरिया और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहां पर रख के उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें इस एरिया का वाई एक्सिस पे निकालना है तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल by which you can calculate the moment of inertia of any area about any axis. अब सपोज करो कोई एक एक्सिस ये है, कोई एनी एक्सिस से एल एक्सिस. अब हमसे कह रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए. तो कैसे निकालेंगे? हम इस एरिया के सेंटर से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर. और अगर ये परपेंडिकुलर की लंबाई से m है, इस परपेंडिकुलर की लंबाई m है, तो इस एरिया का l एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी दैट इज a इंटू m हमने लिया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस m स्क्वायर. तो आगे ना बात समझ में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें जब भी निकालना है तो हमें पहले एरिया पता होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, उस एरिया के सेंटर हमको पता होना चाहिए. तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? फर्स्ट यू शुड नो एरिया, फिर उस एरिया का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए. उसके बाद जब आपको सेंटर पता लग गया, उसके वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमको पता लग गए, तो बस एक्स एक्सिस पे निकालना होगा. तो यहां से एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी सम सर्टेन वैल्यू ऑफ वाई होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी. और वाई एक्सिस पे निकालना होगा तो इस एरिया का सेंटर से एक्स वाई पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स वैल्यू वो यहां पर हम निकाल देंगे. एंड फॉर एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस, कोई आर्बिट्रेरी एक्सिस एल है, इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम इसके सेंटर से इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे. अगर उसकी वैल्यू m है तो एरिया इनटू m स्क्वायर. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको करने के बाद अब हम ये देखेंगे कुछ ऐसे फिगर्स जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हम लेंगे एक रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का शेप ये हो जाएगा, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई. फिर हम एक लेंगे स्क्वायर. स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये फर्क होता है. क्या फर्क होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में? स्क्वायर और रेक्टेंगल में यह फर्क होता है कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर होती है. तो अगर ये वैल्यू b है तो ये वैल्यू भी b मान ली जाएगी. फिर हम लेंगे एक ट्रायंगल. लाइक दिस इज द ट्रायंगल. जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो. ये उसका बेस हो गया, ये उसकी हाइट हो गई. हो सकता है ट्रायंगल ऐसा हो, ये इक्विलेटरल भी नहीं है, समकोणीय त्रिभुज भी नहीं है, और आइसोसेल भी नहीं है, समद्ध बाहु भी नहीं है. हाँ, ये इसकी बी है. और बेस पर अगर शीर्ष से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो उस परपेंडिकुलर की हाइट यहां पर बी है. तो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो. नाउ अ सर्कल. सर्किल जिसका डायमीटर d है. अब हम इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. कैसे निकलेगा? सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस, और अगर इसका सेंटर यहां पर है तो ये इसके लिए एक्स एक्सिस हो गया, और ये इसकी एक्सिस जो होगी सर्किल के केस में वो उसका डायमीटर ही उसका एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वाई सेंटर से वाई वाई, और इसका जो वाई एक्सिस होगा वो भी इसके सेंटर से निकलेगा और डायमीटर पे ही जाएगा। नाउ movement of inertia of this rectangle about the x-axis is equal to b h cube upon 12। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, ये x एक्सिस कौन सी है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वो x एक्सिस है जो इसके सेंटर से गुजर रही है। दिस x एक्सिस is passing through the center of rectangle. Similarly, स्क्वायर के केस में Ix is equal to b। अब यहां पे फर्क देखिए, ये वैल्यू तो चलिए b हो गई, चूंकि स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू भी, ये जो h है उसकी वैल्यू भी यहां पर b के बराबर हो जाएगी, तो b यहां पर पुनः लिख दिया जाएगा, तो b raised to the power 4 upon 12। Now this moment of inertia about the x-axis will be b h cube upon 12। सॉरी, ये 36 होगा, b h cube upon 36, याद रखिएगा इसको। एंड दिस सर्कल is equal to pi d raised to the power 4 upon 64। So these are the values of the moment of inertia of this rectangle, bh cube upon 12। सेंटर का निशान लगा देते हैं, ये सेंटर है। स्क्वायर के केस में h b के बराबर हो जाएगा, तो b raised to the 4 upon 12। ट्रायंगल के केस में b h cube upon 36। सर्किल के केस में pi d raised to the power 4 upon 64। जरा इनके y एक्सिस की वैल्यू देखते हैं। y एक्सिस की वैल्यू कितनी रहेगी, लेट अस सी। y एक्सिस IY, अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक टिक दे रहे, x एक्सिस पर निकालना था तो x के पैरेलल कौन सी भुजा है, b। इसकी चौड़ाई जो है वो x के पैरेलल है, तो जिस एक्सिस के पैरेलल है उसकी पावर 1 है, और दूसरी वाली भुजा जो है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसकी पावर पे 3 चढ़ा हुआ है। तो बस यहां पे बदल जाएगा, y एक्सिस पे अगर निकालना होगा तो हो जाएगा h b क्यूब अपॉन 12। बात पकड़ में आ गई? ओके, y एक्सिस के लिए स्क्वायर में आप देख सकते हैं दोनों तरफ b आएगा, तो इट विल अगेन सेम b रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 12। सिमिलरली अगर हमने ये ट्रायंगल लिया हुआ है और अगर y एक्सिस पे लेते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल तो ये h हो जाएगा, और ये अगर h हो गया, और इस h के लिए यहां से ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ये y एक्सिस हो गया। अगर y एक्सिस पे लेना है तो इसके पैरेलल में h आ जाएगा जो कि यहां पर आ गया, और ये इसकी हाइट हो जाएगी b, एंड दिस विल बी b क्यू अपॉन 36। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि y एक्सिस पे अगर यहां पर लेना है तो अकॉर्डिंगली आपने बेस तय करना है, बेस और हाइट के हिसाब से ये हो जाता है। नेक्स्ट केस, यहां पे क्या होगा, यहां सोचिए, x एक्सिस पे पाई d रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 64, और अगर y एक्सिस पे जाएंगे तो सिमेट्रिक होने की वजह से वही वैल्यू फिर से आ जाएगी, एंड दिस इज पाई d रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 64। So these are the moment of inertia of some regular shaped bodies, और आई होप कि आपको यहां पर समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका जो अगला चैप्टर होगा एनओएस में, चैप्टर नंबर 4 बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम, और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 5 बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम, वहां पर इनका बहुत इस्तेमाल होने वाला है।
जब भी आप सवाल लगाएंगे तो इसकी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। सो आप इनको पढ़ लीजिए। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पढ़ेंगे, वो क्या है और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर जिसका एक लेक्चर आप देख चुके हैं, आज उसके हम दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले आउटकम। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इनके कुछ एप्लीकेशंस, इनके बेसिक एप्लीकेशंस। सो आज के लेक्चर में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इनके कुछ फ्यू एग्जांपल्स, जिससे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए सपोज करिए ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है एंड इट इज सम एक्स वाई प्लेन। ये एक कोई सर्टेन एरिया है, एक ऐसी एरिया ले लेते हैं, सर्टेन एरिया, जिस एरिया की वैल्यू है ए, और ये रहा इस एरिया का सेंट्रोइड। ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का एरिया ए है और ये रहा इस एरिया का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से हम दो एक्सिस फिर गुजारते हैं, जो कि इस प्लेन का एक्स एक्सिस होगा, प्लेन का भी तो अपना एक्स एक्सिस होगा, और एक ये एक्सिस गुजारते हैं जो सेंटर से गुजरेगा। तो ये दोनों एक्सिस हो गई, इस प्लेन एरिया की एक्सिस हो गई, और जो कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस, find the moment of inertia of this area about this L axis. Say this is some L axis, यहां भी L लिख लेते हैं। तो मान लो ये एक L axis है और इस एक्सिस के अबाउट ये एक प्लेन एरिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस पर चाहिए। खास बात यह है कि ये वाली एक्सिस इस प्लेन सरफेस से तो गुजर ही नहीं रही है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का इस वाली एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था b, ये हाइट थी h, b h स्क्वायर h क्यूब अपॉन 12। लेकिन अब केस दूसरा हो गया, वो हमसे कह रहे हैं कि आपने इस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस, जो कि एल एक्सिस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब हमें कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले हमें एक काम ही करना है, इसको रब कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया था, इसको भी रब कर देते हैं। सो इन द बिगिनिंग हमारे पास केवल इतना सा है कि वी हैव अ प्लेन whose area is A। ये प्लेन सरफेस है जिसका एरिया A वैल्यू का एरिया है। हमसे कहा गया कि इस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट दिस एल एक्सिस। बहुत सिंपल है। तो अब आपने करना क्या है कि इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करी जाएगी। किसके पैरेलल, एल एक्सिस के, एल जो एक्सिस है इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करी जाएगी, जो एक्सिस इस प्लेन एरिया के सेंटर से पास होनी चाहिए। शर्त यह है कि जब हम इसके पैरेलल एक
एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस प्लेन एरिया से, तो वो तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है, दैट एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया, देयरफॉर दिस इज दैट एक्सिस। अब खास बात क्या है, ये एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ना ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, अब आपने करना ये है, तो शर्त क्या है बच्चों, पहली शर्त, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है जो उस प्लेन के सेंटर से गुजरे और इस लाइन के पैरेलल हो। ये काम हो गया। नाउ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एक्सिस ऑन दिस लाइन LL, यानी कि हमें इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, ये हमें डिटरमाइन करनी है। अब कैसे होगा, नाउ ये जो एक्सिस है, थोड़ी देर के लिए इसको हम x डैश मान लेते हैं, ये जो एक्सिस है x डैश, इसके अबाउट, चूंकि ये एक्सिस इसके सेंटर से गुजर रही है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम IC मान लें, क्यों IC मान लें, इसलिए क्योंकि भाई ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल I है वो कहां से है, C से गुजर रहा है, ये देखिए सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC आ गया। नाउ प्लस, फिर क्या करना है, एरिया, ये वाला एरिया, इसका जो भी एरिया था, इनटू दिस H, द वैल्यू H, इस H वैल्यू का स्क्वायर। वेरी सिंपल, आपने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, इसके पैरेलल एक और एक्सिस ड्रॉ करी जो कि इस एरिया के सेंटर से गुजरता है। एक बात, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डिटरमाइन कर ली। उसके बाद ये एक्सिस जो कि सेंटर से गुजर रही थी, ये एक रेगुलर शेप्ड बॉडी है, और ऐसे रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल का हम लोगों ने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था। तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो कि C से गुजर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू IC है, प्लस दिस एरिया A इनटू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। नाउ इट बिकम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया अबाउट द एक्सिस L। This becomes the moment of inertia about axis L। ये रहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बहुत ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, आपने L एक्सिस के अबाउट एक लाइन खींची जो सेंटर से गुजरती थी, और उसके अबाउट इस एक्सिस x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली वैल्यू है, एंड विच यू ऑलरेडी नो, प्लस एरिया ऑफ दिस सरफेस, जो भी एरिया होगा, जिस तरह का होगा, ये आपको पता है, एंड दिस इज व्हाट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, एंड हियर इट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो देखा ना आपने कितना सिंपल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझना, और एक बार हमको समझ में आ गया है तो बड़ी आसानी से हम इसको इस्तेमाल भी कर लेंगे। लेट अस सी कैसे इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल में ये है B, और ये हाइट हो गई इसकी H। नाउ हमें चाहिए इस रेक्टेंगल का, जिसका एरिया A है, अब तो हमें एरिया पता लग जाएगा, L इंटू B हो जाएगा। इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस L कैसे आएगा, IL फॉर दिस रेक्टेंगल, IC इस एक्सिस पर, और याद करिए कल आपको मैंने क्या बताया था, एक्सिस के पैरेलल कौन सी भुजा है, B पर कोई पावर नहीं रहेगी, इसके परपेंडिकुलर क्या है, H।
दिस इज h क्यूब एंड अपॉन 12 और ये हो गया IC प्लस एरिया। एरिया को हम यहां पे फिलहाल एरिया ले रहे हैं A, वैसे आप इसको L इंटू B भी रख सकते हैं, दोनों बातें हैं। इंटू ये रही इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखिए आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन भी यहां पर देख लिया कि किस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहां पर अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपसे ये कोई कह दे कि भाई हमें इसके y एक्सिस के अबाउट चाहिए, लेट अस सी y एक्सिस के अबाउट चाहिए। अब केवल y एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो फिर इसी एरिया के लिए तो y एक्सिस यानी OY जो एक्सिस है इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे OY के पैरेलल, जो गुजरनी चाहिए कहां से, जो गुजरनी चाहिए सेंटर C से। ये हमने गुजारी। ये वाली एक्सिस तो हमें चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द OY एक्सिस, इसके पैरेलल जो कि C से गुजरे ये वाली एक्सिस IC प्लस एरिया इनटू इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट दिस वैल्यू से m, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो उस m का स्क्वायर। नाउ सी ये IC कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट। रेक्टेंगल के केस में आपने कल पढ़ा था y एक्सिस के अबाउट अगर चाहिए होता था तो y एक्सिस के पैरेलल में क्या है h की रहेगी सिंगल पावर, इसके परपेंडिकुलर है b का होगा क्यूब अपॉन 12 प्लस a। अब आप चाहे आपके पास वैल्यूज हैं तो आप L इंटू बी रख सकते हैं, हम यहां नहीं रख रहे हैं, इंटू m स्क्वायर। और देखिए ये रहा इसी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट द OY एक्सिस। तो आपने इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे भी निकाल लिया, जो एक स्टैंडर्ड एक्सिस है। आपने इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आर्बिट्रेरी एक्सिस L के अबाउट भी निकालना सीख लिया। सो इन दिस वे यू फुल्ली अंडरस्टूड कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। नाउ perpendicular axis theorem, let us see. So इसका हम कैसे करेंगे, let us see. ये एक XY प्लेन है, इस XY प्लेन पर इस बार हम एक रेक्टेंगल नहीं लेते, फिगर चेंज कर लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, से राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये B है और ये इसकी हाइट h है। सो दिस इज द बेस B एंड दिस इज द हाइट h एंड समवेयर हियर इज द सेंटर, C इज द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। हमारा ये हमसे कहा गया कि एक आर्बिट्रेरी एक्सिस L है, इसके अबाउट हमें इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो वो काम तो अगर करना है हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तो बहुत आसान है, हम इसके पैरेलल एक ड्रॉ करेंगे, C से जानेंगे और ये हम वैल्यूज निकाल देंगे। हियर वी वांट टू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, और बहुत ध्यान से देखिएगा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगल का निकालना चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सी बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। यानी ये एक्सिस हो गई हमारी ऐसे, ये रही एक्सिस जो सेंटर से गुजर रही है और इस ट्रायंगल के तल के लंबवत है, इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी तक हमने ऐसा सवाल नहीं किया था। अगर इसकी जगह पर हम एक सर्किल ले लें, सर्किल का ये सेंटर हो जाएगा, तो ये एक्सिस हो जाएगी वो
जो इस सर्किल के प्लेन यानी इस बोर्ड के प्लेन के तल के लंबवत है और इसके सेंटर से गुजर रही है, और इसके अबाउट हम इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। कैसे निकलेगा? लेट ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस फॉर दिस ट्रायंगल से x1, और ये रही y1 एंड y1। ये दोनों एक्सिस हो गए। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल अबाउट एक्सिस x1 which axis passes through the center of the triangle। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगल का x1 एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज b h क्यूब एंड अपॉन 36। ये वैल्यू हो जाएगी। फिलहाल हम इसको इस नाम से जानेंगे। ये तो ट्रायंगल है तो ये केस हो जाएगा, नहीं तो ये सर्किल होता तो दूसरा वैल्यू हो जाती। फिलहाल इस वैल्यू को वैसे जानेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y1 एक्सिस, ये वाली एक्सिस, तो इस एक्सिस के पैरेलल में है h, दिस इज h एंड दिस इज b क्यूब एंड दिस इज 36। ये वैल्यू हो गई। लेकिन हमारा उद्देश्य तो है ये वाली एक्सिस जो कि सेंटर से गुजरती है, तो क्या हम इस एक्सिस को z एक्सिस मान सकते हैं? थिंक यस, मान सकते हैं। अगर इस थोड़ी देर के लिए इसको अगर आप भूल जाइए, इसको भूल जाते हैं और इसको x इसको y ले लें, तो फिर ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, शर्त ये है कि z एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर। ये रही सेंटर से, z एक्सिस यहां से नहीं गुजर सकती। z एक्सिस को कहां से गुजरना है? z एक्सिस को x एक्सिस, y एक्सिस जो कि इस एरिया के प्लेन में है और उस एरिया के प्लेन में है, और ये एक्सिस उस एरिया के भी परपेंडिकुलर है और ऑब्वियसली x और y के परपेंडिकुलर भी हैं, लेकिन z एक्सिस को गुजरना होगा x और y का जो कटान बिंदु है वहां से z को गुजरना होगा। z ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से नहीं गुजर सकती। x एक्सिस, y एक्सिस, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पहली बात, दोनों एक्सिस उस एरिया के प्लेन में होने चाहिए, जैसे बोर्ड के प्लेन में है। ऐसे नहीं हो सकता थोड़ा तिरछा। अगर ये इस प्लेन में है तो दोनों एक्सिस उसी प्लेन पर होनी चाहिए। और z एक्सिस उन दोनों एक्सिस के कटान बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। z एक्सिस मस्ट पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस, y axis, and these two axes are passing through the center. So, अगर हमको ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस z एक्सिस जो कि इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरती है, और जबकि x और y इस एरिया के प्लेन पर लाई करती हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? IXX प्लस एंड IYY। Therefore, the moment of inertia of the about the z axis is equal to the sum of moment of inertia about the x axis and moment of inertia about the y axis and these two axes must lie in the plane
यह दोनों अक्ष x और y उस एरिया के तल पर होने चाहिए और z एक्सिस उन दोनों एक्सिस के कटान बिंदु के से गुजरनी चाहिए और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो ये हमने समझा, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई। ये हमारे सामने दो फिगर हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये सर्किल है, इनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेट अस सी, पहले ट्रायंगल कर लेते हैं, हमारे सामने तैयार रखा है। सो दिस फॉर द ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए या ट्रायंगल की फिगर बना लेते हैं। सो दिस विल बी बी एच क्यूब अपॉन 36, दिस इज एच बी क्यूब अपॉन 36 और कुछ कॉमन आएगा, मुझे लगता है b और h 36 कॉमन आ जाएगा। आप लोग भी सोच लीजिए, मैं भी सोच लेता हूं। सिंगल b सिंगल h तो b आ जाएगा, नीचे 36, ऊपर बचेगा h स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर। ये देखिए हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया और उसको हमने ट्रायंगल पर यूज भी कर लिया। ये बताइए अच्छा सर्किल में क्या होगा? सर्किल में आई एक्स की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने कल पढ़ी थी, पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। वाई वाला क्या होगा, डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। तो अगर हमसे कहा जाए कि सर्किल के केस में z एक्सिस पर निकालो तो क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों सेम वैल्यू हैं, दिस विल बी पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 32 आ गया। और आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग टॉर्शन पढ़ेंगे, एमओएस में भी आप पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस एक सुन लीजिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन टॉर्शन के चैप्टर में होगा, एमओएस में भी और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी। तो यहां पर आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी और उन दोनों का इस्तेमाल भी करना सीखा। तो मैं समझता हूं कि अब आप इन दोनों थ्योरम का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमें इनका बहुतेरा इस्तेमाल करना है। तो ये आप कर सकते हैं। और एक चीज और आप सीख लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हमको निकालना है तो कैलकुलेशन करते समय एक्सिस और, लेकिन खास बात क्या है, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके जो एक्स और वाई वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद है तो आपकी विन विन है। और अगर आपको ये स्टैंडर्ड जो है कि भाई इसका एक्स पे कितना होता है, वाई पे कितना होता है, अगर ये वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद नहीं है तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं 5-5, 6-6 नंबर के, और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो केवल उस न्यूमेरिकल में यूज होना है, और अगर ये वैल्यू नहीं आएंगे तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर आगे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो मेरी सलाह है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर दिस सर्किल, सेमी सर्किल का भी होता है, सर्किल है क्वार्टर सर्किल, तो ये आई एक्स आई वाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो एक कागज पर फिगर बनाइए, एक्सेस दिखाइए और कलरफुल इस्तेमाल करते समय उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है, एरिया का फार्मूला क्या है, उसके सेंटर का फार्मूला क्या है, और उसको एक बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपका लीजिए। निगाह पड़ती रहेगी, दिमाग में आसानी से बैठता जाएगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो और इसको लाइक करें, शेयर करें। एंड दिस द एंड ऑफ द लेक्चर 2। और अगले लेक्चर पे हम और डिटेल में जाएंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे और सेक्शन का हम लोग सवाल लगाएंगे। सो वेट फॉर द लेक्चर नंबर 3। थैंक यू वेरी मच।